हेलो डियर फ्रेंड्स, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से हम द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए 10 जून 2021 के एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं। आई विल ट्राई टू कीप द वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल। उसके अलावा नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एडिटोरियल्स। आज हम 4 एडिटोरियल्स रीड करने वाले हैं, यानी कि 4 आर्टिकल्स को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज को उठाया गया है। इनमें से 3 आर्टिकल्स तो द हिंदू से हैं और एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से। सबसे पहला आर्टिकल द हिंदू से है जिसका टाइटल है एट होम। इसके अंदर बात की गई है एडॉप्शन की। कोविड के चलते जो भी बच्चे ऑर्फन हो रहे हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए हम आए दिन बहुत सारे एड्स सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि पर्टिकुलर बच्चा है, इस लोकेलिटी से बिलोंग करता है, ये कोविड की वजह से इसके पेरेंट्स खत्म हो गए हैं और इसको अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो हमसे कांटेक्ट करें, लाइक दैट। और ये सब हमने पहले एक वीडियो में देखा भी कि किस तरह से ये सब बिल्कुल पूरी तरह से इलीगल है और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ट्रैफिकिंग का भी शिकार हो जाते हैं। तो इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली ऑर्डर दिया था कि ऐसे बच्चों की कोई भी अडॉप्शन नहीं होगी आउट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। मतलब अगर ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करना है तो आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा और कारा को इन्वॉल्व करके ही इनकी अडॉप्शन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना होगा इन अ लीगल वे। कारा इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये मेन अथॉरिटी है, एपेक्स अथॉरिटी है जो हमारी कंट्री में इंटर कंट्री और इंट्रा कंट्री दोनों तरह के अडॉप्शंस को रेगुलेट करती है। तो इस एडिटोरियल में ये लिखा है कि सुनामी जब 2004 में आई थी तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स चलाए गए थे जहां पे जो अफेक्टेड एशियन कंट्रीज थी, इंडिया भी उसमें से एक था, और भी जो अफेक्टेड कंट्रीज थी जिनमें सुनामी का बहुत ज्यादा असर पड़ा था, वहां पे बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो गए थे और उनकी भी इसी तरह से डिमांड्स आने लगी थी कि अगर किसी को इन्हें अडॉप्ट करना है तो दे कैन गो अहेड विद इट। उस समय पर सरकारों को ये रियलाइज करने में बहुत टाइम लग गया था कि इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो ट्रैफिकिंग का शिकार हो गए थे और ऐसे बहुत सारे केसेस हो जाने के बाद सरकार ने इस पर कुछ कदम उठाया और इस पर रोक लगाई। बट अगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट और एनसीपीसीआर इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो हमारी कंट्री में चाइल्ड राइट्स को लागू करते हैं और चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन को ओवरसी करते हैं। ये दोनों ही अभी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इस मामले में और पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी बच्चा ट्रैफिकिंग का शिकार ना हो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। एनसीपीसीआर तो रेगुलरली डिटेल्स भी कलेक्ट कर रहा है इस टाइप के बच्चों की स्टेट गवर्नमेंट से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, ताकि एक डेटाबेस बनाया जा सके कि कौन बच्चे हैं जो इस चीज से इतना अफेक्ट हुए हैं और फिर उनकी एडॉप्शन या उनकी जो देखरेख है उसके लिए कदम उठाए जा सके। तो अल्टीमेटली इस आर्टिकल में बस इतना लिखा है कि अथॉरिटीज की ऐसे टाइम पर बहुत ही ज्यादा स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बच्चों के वेलफेयर को वो प्रोटेक्ट करे, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे एज सून एज पॉसिबल। बिकॉज अगर हम बात करें चिल्ड्रन एज ए सोशल ग्रुप तो वो काफी वल्नरेबल होते हैं। जब भी किसी सोसाइटी में कोई क्राइसिस आता है तो वल्नरेबल कम्युनिटीज या वल्नरेबल ग्रुप्स ही ऐसे होते हैं जिनको सबसे ज्यादा असर पड़ता है और चिल्ड्रन भी उनमें से एक है। तो अथॉरिटीज की इस टाइम पे एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके इंटरेस्ट को और उनके वेलफेयर को प्रोटेक्ट करें। दैट इज ऑल दिस आर्टिकल वाज सेइंग। नेक्स्ट आर्टिकल द हिंदू का ही है, एनकरेजिंग अकॉर्ड, और इसके बाद वाला जो आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस का है, रिव्यू द डील। ये दोनों आर्टिकल्स सेम चीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज द ग्लोबल मिनिमम टैक्स, जिसके बारे में G7 ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। तो फिर हम दोनों आर्टिकल्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि द हिंदू वाले आर्टिकल में इस पर्टिकुलर डील की बहुत सराहना की गई है और जबकि जब हम इंडियन एक्सप्रेस में देखते हैं तो इस डील के को लेकर क्या इश्यूज हो सकते हैं और किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना है उसके बारे में बताया गया है। इसलिए हम इन दोनों आर्टिकल्स को आज एनालाइज करेंगे। तो द हिंदू के आर्टिकल में ये कहा गया कि G7 ने रिसेंटली एक रेजोल्यूशन को अग्री किया है ऑफ द ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15%। तो वो ये कहते हैं कि पूरे ग्लोब में हर कंट्री को कम से कम अपना जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 15% रखना होगा, वो उससे कम नहीं कर सकते, उससे ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा क्यों?
अगर हम सिचुएशन देखें तो 2016 में ये एस्टिमेट किया गया था कि जो ग्लोबल कम्युनिकेशंस एंड कनेक्टिविटी की वजह से जो डिजिटल स्फेयर है उससे जो इकोनॉमी बन रही है वो अबाउट 11.5 ट्रिलियन डॉलर की, मतलब कि ग्लोबल जीडीपी का 1/6 से भी ज्यादा, इतनी इसकी वैल्यू है। और इतनी वैल्यू होने के बावजूद भी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं जो इस पर्टिकुलर काम में इन्वॉल्व हैं, मतलब डिजिटल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं कम्युनिकेशन में मेनली या फिर और सोसाइटीज को ज्यादा डिजिटल बनाने में अपना योगदान देती हैं, ऐसी एमएनसीज अपना टोटल टैक्स आउट को जो है मिनिमाइज करने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही हैं। इससे वो क्या करते हैं कि अपने ऑपरेशंस को और अकाउंट्स को इस तरह से मेंटेन करते हैं कि जितना टैक्स उन्हें पे करना पड़ रहा है वो मिनिमम हो, और इसकी वजह से कंट्रीज को लॉस फेस करना पड़ता है। तो OECD एंड G20 भी दोनों मिलकर कलेक्टिवली काफी सालों से एक फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन BEPS। BEPS मींस बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसका मतलब होता है जब MNCs अपना मल्टीनेशनल होने का फायदा उठाती हैं और अपने टैक्सेस को सिर्फ उस कंट्री में पे करती हैं जहां पे टैक्स रेट मिनिमम है। तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग की वजह से कंट्रीज को काफी लॉस हो रहा है। इस वजह से G20 एंड OECD मिलकर एक फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं ताकि इस टाइप का टैक्स अवॉइडेंस एंड किया जा सके। तो जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स G7 ने प्रपोज किया है एट 15%, वो इसी की लाइन में हम मान सकते हैं कि वो हेल्प करेगा बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को काफी हद तक अवॉइड करने में। OECD और G20 ने मिलकर ये भी एस्टिमेट किया है कि जो कंट्रीज हैं BEPS की वजह से, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की वजह से कंट्रीज को ओवरऑल $240 बिलियन का टैक्स रेवेन्यू फोरगो करना पड़ता है एनुअली। मतलब एनुअली उन्हें इतना नुकसान हो जाता है, इतना टैक्स उन्हें मिलता नहीं है क्योंकि MNCs उस चीज का फायदा उठाती हैं और अपने टैक्स को अवॉइड करती हैं। तो G7 ने जो रिसेंटली ग्लोबल मिनिमम टैक्स का रेजोल्यूशन पास किया है, उन्होंने उसके अलावा एक और चीज पे एग्री किया है एंड दैट इज इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स। इसका मतलब है कि ऐसी इकोनॉमीज जो मेनली मार्केट इकोनॉमीज है, मतलब इन MNCs का मार्केट जिन इकोनॉमीज में है, तो वो इकोनॉमीज के पास एक राइट होगा कि जितना प्रॉफिट MNC उनकी कंट्री में बनाती है 10% से ज्यादा, मतलब उनका जितना कॉस्ट है कंपनी का उसके ऊपर 10% मार्जिन लगा दो, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बनता है उसके 20% प्रॉफिट पर टैक्स करने का राइट सिर्फ मार्केट इकोनॉमीज का होगा। एंड इस तरह से G7 ने इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स भी एग्री किया है। इंडिया की अगर बात करें तो टैक्स जस्टिस नेटवर्क के मुताबिक इंडिया हर साल $19 बिलियन का रेवेन्यू फोरगो करती है टैक्स अवॉइडेंस की वजह से। मतलब हमें इतना रेवेन्यू मिल सकता है बट नहीं मिलता है क्योंकि MNCs टैक्स अवॉइड करने में सक्सेसफुल रहती हैं। तो ये जितना भी हम देख रहे हैं ओवरऑल ग्लोबली भी, ये जो पॉलिटिकल विल है कि ज्यादा फेयरनेस आए, ज्यादा इक्विटी आए रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर विद द कंपनीज, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अभी नहीं तो आगे चलकर जरूर इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। अब चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के ऊपर जिसका टाइटल है रिव्यू द डील। ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि MNCs मेक यूज ऑफ लूप होल्स इन इंटरनेशनल ट्रीटीज। MNCs क्या करती हैं जब इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं और दो या दो से ज्यादा कंट्रीज आपस में मिलकर एक दूसरे के लिए बैरियर्स घटा देती हैं ट्रेड को लेके, तो उन ट्रीटीज का फायदा MNCs उठाती हैं और या तो जिस कंट्री में ऑपरेशंस कर रही है या फिर जहां पर वो रजिस्टर्ड है, इन दोनों में से किसी भी एक कंट्री का टैक्स वो अवॉइड करने में सक्सेसफुल रहती हैं। और मेनली वो कंट्री वही होती है जहां पर ज्यादा टैक्स रेट होता है, तो उस वजह से उस कंट्री को तो लॉस हो गया, उन्हें तो कोई टैक्स नहीं मिलता। इसके अलावा एक और रीजन भी है इसके पीछे कि ग्लोबली कंट्रीज क्या करती हैं, अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए अपने टैक्स रेट को घटा देती हैं, जिससे ज्यादातर कंपनीज उधर आकर अपने ऑपरेशंस करने लग जाए और उनको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मिलता है। इसकी वजह से भी बहुत सारी कंट्रीज है जिनका टैक्स रेट ज्यादा होता है तो वो लूज आउट कर देती है अपने रेवेन्यूज के ऊपर। ये दो मेन रीजंस है, एक तो MNCs का लूप होल्स का यूज करना और टैक्स को अवॉइड करना, और दूसरा कुछ कंट्रीज का अपने टैक्सेस को इतना कम कर देना कि वो टैक्स हेवंस बन जाए कंपनीज के लिए और फिर कंपनीज वहीं पर टैक्स देना ज्यादा प्रेफर करती हैं। ये दो रीजंस की वजह से ही हम इस बारे में बात आज कर रहे हैं, या G7 ने भी रिजोल्यूशन इन दो चीजों की वजह से ही पास किया है।
नाउ द कंट्रीज नीड टू शोर अप देयर रेवेन्यू। अब क्या हो रहा है कि पैंडेमिक की वजह से ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है और कंट्रीज की स्पेंडिंग भी इंक्रीज हुई है, तो उसकी वजह से उनकी फिस्कल डेफिसिट्स बढ़ गए हैं, उनके डेट बढ़ गए हैं। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस कांग्रेशनल बजट के अकॉर्डिंग जो यूएस का फेडरल बजट है, उनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 10.3% ऑफ जीडीपी टच करेगा 2021 में, ये उन्होंने कहा है, विच इज अ वेरी हाई परसेंटेज। तो ये जरूरी है कि वो किसी तरह से अपना रेवेन्यू इंक्रीज करें, और रेवेन्यू उनका कहाँ जा रहा है, रेवेन्यू कम इसलिए हो रहा है क्योंकि एमएनसीज उनको टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, इनफ टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, और वो टैक्स हेवंस में टैक्स पे कर रहे हैं। सो देयर इज अ वेरी हाई नीड कि वो एक टैक्स रेट को अग्री करें ताकि डेवलप्ड कंट्रीज को भी इतना नुकसान ना झेलना पड़े। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये कहा गया है कि उनको केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके पीछे दो रीजंस हैं। एक तो है कि डेवलपिंग कंट्रीज के पास या किसी भी कंट्री के पास अपनी टेरिटरी में ऑपरेट करने वाली कंपनीज के ऊपर टैक्स लगाने का एक सॉवरेन राइट होता है। अगर आप ग्लोबल मिनिमम टैक्स से एग्री कर जाते हो तो उस केस में वो जो राइट है वो शायद आपके हाथों से निकल जाए। दूसरा, जब कोई डेवलपिंग कंपनी अपना टैक्स कम करके इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकती है तो वो ये काम नहीं कर पाएगी अगर एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स अग्री हो जाता है, जैसे कि इंडिया ने 2019 में किया था। हमने भी अपने कॉर्पोरेट टैक्स को काफी कम किया था इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट को पुश देने के लिए, तो वैसा हम शायद ना कर पाए फ्यूचर में। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आर्टिकल जिसके बारे में बात करता है, वो है द इशू ऑफ फर्स्ट राइट टू टैक्स। वो कहते हैं कि मान लो कि किसी कंट्री में काफी कम टैक्स रेट है, मिनिमम है, और वहां पे जो कंपनीज हैं वो बहुत ही कम टैक्स दे रही हैं, तो फिर जिस इनकम के पार्ट पे उन्होंने टैक्स नहीं पे किया, क्या उस इनकम का हिस्सा या उस इनकम का टैक्स वो हेडक्वार्टर्ड कंट्री में भरेंगी? मतलब कि क्या उस इनकम का, अनटैक्स्ड इनकम का टैक्स वो उस कंट्री में भरेंगी जहां पे उस पर्टिकुलर कंपनी का हेडक्वार्टर है? तो ये भी एक इशू है जो इस आर्टिकल में रेज किया गया है और इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अल्टीमेटली ये आर्टिकल इस बात से कंक्लूड करता है कि ठीक है, अगर इंडिया कल को इनके साथ मिलकर एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स को अग्री करता है तो उस केस में इंडिया को प्रॉफिट्स का शेयर तो मिलेगा कंपनी का। जो कंपनीज यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स का शेयर नहीं दे रही थी, यहाँ पे टैक्सेस नहीं पे कर रही थी और टैक्स हेवंस में पे कर रही थी, उसका फायदा हमें मिलेगा कि उन कंपनीज को यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन हम जो इक्वलाइजेशन लवाई की भी बात कर रहे हैं, 2% का जो डिजिटल कंपनीज के ऊपर हम टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, वो शायद हमको फोरगो करना पड़े और वो उसका जो प्रपोजल है वो हमको खत्म करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग। अब चलते हैं हमारे तीसरे आर्टिकल पे जो कि फिर से द हिंदू का ही है और ये बात करते हैं डिजिटल जस्टिस डिलीवरी के बारे में, मेनली ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस आर्टिकल में मेनली बात क्या की गई है कि ई कोर्ट्स जो प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से जो हमारे कोर्ट रूम्स है वो अभी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, उससे हमको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या उससे हमें जो फायदे हैं क्या उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो हमें देखना है। तो अकॉर्डिंग टू जून 2020 न्यूज लेटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ई कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की एक ई कमेटी होती है जो ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को लागू करती है, उसके बारे में रेगुलेशंस एंड ऑल बनाती है। तो ई कमेटी ने कहा कि 3.27 करोड़ केसेस हैं जो अभी इंडियन कोर्ट्स के आगे पेंडिंग है। इसमें 85,000 केसेस तो ऐसे हैं जो 30 साल से पेंडिंग है। इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ई कमेटी का मानना है कि अगर हम जस्टिस डिलीवरी को डिजिटल कर देंगे तो ये प्रोसेस थोड़ी फास्टर हो जाएगी और उसकी वजह से जो हमारी पेंडेंसी है कोर्ट्स के सामने केसेस की, वो पेंडेंसी काफी कम हो जाएगी। तो ये जो ऑथर है इस आर्टिकल के, वो ऑथर क्या कहते हैं? ऑथर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को हम यूज तो कर सकते हैं हमारे कोर्ट्स को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए, वेरी गुड, बट ये जब ही हो पाएगा जब वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करेगा सच दैट फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेशन ना झेलनी पड़े। कौन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे वो भी हम देखते हैं। तो ये कहते हैं अगर ऐसा होता है कि फंडामेंटल राइट्स ही वायलेट आप कर दो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट डिजिटल फंक्शनिंग के चक्कर में, तो उससे और भी ज्यादा एक्सक्लूजन हो जाएगा
बहुत सारे लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे जस्टिस डिलीवरी से, इनइक्विटी आ जाएगी और सर्वेलेंस भी बढ़ सकता है। आर्टिकल बात करता है ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के बारे में। ये कहते हैं कि ई कमेटी ने रिसेंटली अपनी ड्राफ्ट विजन डॉक्यूमेंट रिलीज की थी फेज 3 के लिए, इस प्रोजेक्ट के फेज 3 के लिए। फेज 1 और 2 में क्या हुआ था? फेज 1 और 2 में फोकस था डिजिटाइजेशन के ऊपर कि ई फाइलिंग का प्रावधान ले आए, केसेस को ऑनलाइन ट्रैक कर सकें, जजमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करा जा सके, ये सब चीजें फेज 1 और 2 में की गई थी। अब फेज 3 में क्या है? तो ये कहते हैं कि कोविड लॉकडाउन की वजह से फिजिकल कोर्ट्स ये कहते हैं कि कोविड लॉकडाउन की वजह से फिजिकल कोर्ट्स शट डाउन हो गए थे और इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ऑनलाइन फंक्शन करना पड़ा। एंड शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आई, बट उसके बाद दे वर एबल टू फंक्शन ऑनलाइन। और ये पॉसिबल सिर्फ इसलिए हुआ बिकॉज हमारे पास एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी वर्किंग था, दैट इज ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। ये अच्छी चीज है कि हमारे कोर्ट्स इतनी जल्दी ऑनलाइन मोड पर आ गए, भले ही वो लॉकडाउन की वजह से आए हो, बट इट वॉज अ गुड पुश। बट एक इशू जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है इस आर्टिकल के अंदर, वो ये है कि जो ड्राफ्ट विजन डॉक्यूमेंट है उसमें वो कहते हैं दैट वी हैव अ कमिटमेंट टू द डिजिटाइजेशन ऑफ कोड प्रोसेसेस। जितने भी कोड की प्रोसेस है उसको डिजिटाइज कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना चाहते हैं, एंड उससे क्या होगा, लॉयर्स को और लिटिगेंट्स को ज्यादा अच्छा एक्सेस मिल पाएगा जस्टिस का। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट इसके अंदर एक चीज है, वो है इकोसिस्टम अप्रोच टू जस्टिस डिलीवरी। ये कहते हैं कि जो जस्टिस डिलीवरी है उसके लिए हम एक इकोसिस्टम अप्रोच का फॉलो करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। किसके बीच में? कहते हैं सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस ब्रांचेस ऑफ द स्टेट, मतलब गवर्नमेंट की अलग अलग ब्रांचेस के बीच में बहुत ही आसानी से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, जैसे जुडिशरी से पुलिस से प्रिजन सिस्टम, और ऐसे बिल्कुल सर्कुलर फ्लो में। और ये किसके थ्रू होगा? इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू। अब देखना ये है कि देखो जो डेटा होता है वो कहाँ क्रिएट होता है। वो उसके क्रिएट होने की शुरुआत होती है लोकल पुलिस स्टेशन से, जहां पे एफआईआर लिखवाई जाती है किसी भी क्राइम को लेकर। पुलिस स्टेशंस में ये हो जाता है कई बार कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज कर देते हैं। उनको हैबिचुअल ऑफेंडर्स का नाम देके पूरी कम्युनिटी क्रिमिनलाइज हो जाती है किसी एक या कुछ चंद लोगों की वजह से। और उसके बाद वो डेटा शेयर किया जाएगा इकट्ठा करके पूरे नेशन से, मतलब सारे पुलिस स्टेशन से इकट्ठा करके नेशन वाइड कोलेशन होगा उस डेटा का, और वो डेटा हाउस किया जाएगा होम मिनिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि होम मिनिस्ट्री पे क्यों जाना है डेटा को जब जुडिशरी की बात हो रही है। वी विल सी दैट। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि प्रॉब्लम डेटा कलेक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम है जब आप इस डेटा को शेयरिंग के साथ जोड़ देते हो, कि आप इस डेटा को बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हो और इसका स्टोरेज कहाँ पे कर रहे हो। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये देखना जरूरी है कि जब आप इस डेटा को कलेक्ट कर रहे हो उसके बाद इसे शेयर और स्टोर कर रहे हो, उसमें कोई भी राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी कंट्री में डेटा प्रोटेक्शन रिजाइम भी नहीं है, मतलब डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कोई लॉ हमारी कंट्री में भी नहीं है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, क्या सॉल्यूशन सजेस्ट करता है ऑथर कहता है कि we need to encourage uniformity and standardization of data entry fields। कहते हैं कि जहां पे पुलिस स्टेशन में आप डेटा एंट्री करोगे, एफआईआर लिखी जाएगी, फिर आप इस पर्टिकुलर पोर्टल पे डेटा एंटर करोगे ताकि वो प्रॉपर्ली सबके साथ शेयर हो सके, उसकी एंट्री की जो फील्ड्स हैं, जिन फील्ड्स में वो डेटा एंटर किया जाएगा, उसकी यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन करनी जरूरी है। उससे क्या होगा, डेटा ऑब्जेक्टिवली स्टोर किया जाएगा, ऑब्जेक्टिवली फीड किया जाएगा और उसमें सब्जेक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। तो it will become difficult for different police personnel to criminalize the whole community। सेकेंड ये कहते हैं कि जो 360 डिग्री प्रोफाइल बनाने की कोशिश हम करते हैं, इसमें भी ये होगा कि सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, वो अपना अपना डेटा इसके ऊपर डाल देंगे और उससे एक पर्टिकुलर पर्सन की या क्रिमिनल कह लो उसकी एक 360 डिग्री प्रोफाइल बन जाएगी। ये एक डेंजरस चीज है। डेंजरस क्यों है? वो कहते हैं कि जब ये काम 360 डिग्री प्रोफाइल बनाने का काम हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज करती हैं, तो वो इसलिए करती हैं ताकि वो हमें टारगेटेड एड्स दे सके, हमें एडवर्टाइजमेंट दिखा सके टारगेट करके। बट अगर गवर्नमेंट ये 360 डिग्री प्रोफाइल बनाने का काम करती है तो ये काम होता है फॉर टारगेटेड सर्वेलेंस, आपके ऊपर नजर रखने के लिए ये काम गवर्नमेंट कर सकती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो डेटा इंटीग्रेशन हो रहा है सारे सोर्सेस से,
जिससे एक 360 डिग्री प्रोफाइल बन रही है, वो कोर्ट्स के लिए तो यूजफुल होगी क्योंकि कोर्ट्स को डिसीजन लेने में आसानी होगी बाकी चीजों को देख के। लेकिन होम मिनिस्ट्री को उस डेटा का एक्सेस क्यों देना है? दिस इज द क्वेश्चन दैट दे आर रेजिंग हियर इन दिस आर्टिकल कि उस डेटा का इतना सारा एक्सेस होम मिनिस्ट्री को देने की क्या जरूरत है? जुडिशरी को यूज करना, जुडिशरी के पास हो, दैट इज गुड थिंग, बट होम मिनिस्ट्री के पास अगर वो डेटा होगा तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट उसको सर्वेलेंस के लिए यूज कर सके। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज आर्टिकल्स। These 4 articles were the very important articles in today's newspapers and I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।